हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैतन्य क्लासेस में। हम लोग कल भी एक क्लास कर रहे थे जिसमें कि जो हमारा क्लास चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, जिसमें कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल एवं उसके विषय में पढ़ रहे थे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक करे थे। जो 30 नंबर क्वेश्चन था ये था हमारा कि तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन के लिए को ले लिया था। कौन ऐसा था जो मैसूर राज्य को प्रशासन के लिए ले लिया था? लॉर्ड वेलेजली, हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी था लॉर्ड हार्डिंग। इसका जो आंसर हम लोग देखे थे, इसका आंसर एकदम सी देखे थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो ऐसा कार्य करते हैं 1831 में। ये क्या करते हैं? मैसूर को अपने राज्य में ले लेते हैं। दोस्तों, आप सभी से पहले ही बता दिया गया, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको सभी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चंस का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस है। आप इसे जरूर करें और आपको एग्जाम में ये काफी मददगार साबित होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क तौर में दिए थे। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्नवालिस, सी सर जॉन सर और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका जो आंसर होगा आप लोग को पता होगा कि इसका आंसर जो होगा एकदम बी होगा, लॉर्ड कर्नवालिस। इसका आंसर सही होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कर्नवालिस के समय में यह हुआ था, जिसमें टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कब? 1992 में टीपू सुल्तान ने कौन सा संधि किया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या था? ठगों में के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध था? जनरल हेनरी फ्रेडरगास्ट, कैप्टन स्लीमेन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट और क्या कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरनट। इसका जो आंसर होगा कैप्टन स्लीमेन। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हम देखते हैं कैप्टन स्लीमेन के द्वारा ठगों का खत्म किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही स्लीमेन के ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था और लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। कितना? 1500 ठगों को बंदी बना लिया था और उन्हें ठगों के लिए आजीवन कारावास के लिए डाल दिया गया था। अगला है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड स्लीमेन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बर्न्स। किसके काल में हुआ था? कैप्टन स्लीमेन के काल में हुआ था। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो भी नए इस चैनल पे, आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो क्लास आप लोग के लिए चल रहा है ये बिहार एसएससी के लिए, खासतौर पे बिहार एसएससी के लिए और जो भी एग्जाम्स है सीएसबीसी, कांस्टेबल, दरोगा, इन सभी एग्जाम्स में आपको ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। और हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को लिए डेली जो ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ये सभी किसी न किसी पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही। अभी जस्ट 33 नंबर ही क्वेश्चन देख लीजिए। ये बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। ये कब है? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। आप निकाल करके देख सकते हैं, बीपीएससी का 2019 का क्वेश्चन है ये 33 नंबर। यानी कि जितने भी आप क्वेश्चन देखते हैं सभी पीसीएस एग्जाम से ही रिलेटेड है। वही कहता है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड केनिंग। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर 1829 के आसपास लगाया था। कब? 1829 के आसपास। इसमें इनका जो मदद किया था भारतीय जो समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय ने मदद की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के लिए, ऐसा साबित हुआ था। वहीं दिसंबर 1829 के नियम 17 क्या 1829 के नियम कौन सा? 17 के तहत था। नियम 17 के तहत इसमें विधवाओं को जलाने पर अवैध घोषित कर दिया था। क्या था? सती प्रथा। जैसे कि किसी लेडीज का, कोई लड़की है, उसका अगर हस्बैंड मर जाता था तो इसे जो है जिंदा जला दिया जाता था। क्या होता था? लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था, अपने हस्बैंड के साथ इसे जिंदा जला दिया जाता था। इसलिए इस प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 में सती प्रथा दमन कानून लाया गया और अधिनियम 17 के तहत इसे खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। वहीं विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? अभी जस्ट हम लोग देखे इसका आंसर
25, 27, 29, 30 कब हुआ था? 29 में कौन सा नियम के तहत? 17 के तहत। कौन सा नियम? 17। और कौन मदद किया था? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय इसमें मदद की थी। वही अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक लगा दिया? दासों के निर्यात यानी कैसा होता था कि एक देश से दूसरे देश दास को भेजा जाता था। जैसे कि अपना भारत है, भारत से अलग अलग देशों में काम करने के लिए कामगार मजदूरों की जरूरत होती थी, जिन्हें भेजा जाता था। तो किस वर्ष इस पर रोक लगा दी गई थी? ऑप्शन है 64, 89, 58, 68। कब हुआ था? 89 में, 1789 में इस पर रोक लगा दी गई थी। बंगाल से दासों को पूरी तरीके से क्या करता, प्रतिबंध कर दिया गया था। वही देखते हैं, डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किस नीति से हुआ था? डलहौजी तो जो था अवध का विलय कर लिया था, किस नीति के तहत? अपहरण की नीति के द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण। तो डलहौजी जो था कुप्रशासन का आरोप लगाया था, ऐसा सही नहीं है। कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया था। इसी के कारण हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध के तौर पर यह सामने आता है। कब लगाया था कुप्रशासन का आरोप? 13 फरवरी 1856 को डलहौजी ने अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसे अपने वश में अंदर कर लिया था। और ये जो है डलहौजी कब से कब तक शासन रहा था? 1848 से 56 तक। डलहौजी तो जो था भारत में पोस्ट व्यवस्था, बाद में इलेक्ट्रिक ट्रेन 1853 में ट्रेन का आविष्कार किया। भारत में जो ट्रेन को चलाया था यही था, डलहौजी ही था, जो भारत में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तक ट्रेन को दोहराया था। और भी कई सारे कार्यकाल। इसके साथ साथ ही डलहौजी ने अलग अलग राज्यों को अपने अंदर कर लिया था, जैसे कि कुप्रशासन का आरोप लगा करके इसके कर लिया था। डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी, व्यापक सिद्धांत का नीति अपनाया था, व्यापक सिद्धांत लागू करता था ये, जिसमें कि 17 को 1848 किसको? 17 को कब? 1848 को, 17 1848। और इसके साथ देखते हैं जैतपुर को भी कब? 1849। जैतपुर एवं संबलपुर, आप लोग लिख लीजिए, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, जैतपुर एवं संबलपुर 1849। बघात को 1850 में, कब? 1850 में किसको? बघात को। बघात को 1850 में। फिर उदयपुर को 1852 में, कब? उदयपुर को 1852 में, उदयपुर 1852 में। झांसी 1853, ये इंपॉर्टेंट है कि झांसी को कब किया था? 1853 में। कब किया था? 1853 में, लिख लीजिएगा आप यहाँ सही से। 1853 में। नागपुर 1854 और करौली 1855 में क्या गया था? इनके ऊपर व्यापक सिद्धांत लागू कर दिया गया था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले किस पे लागू किया गया था? तो सबसे पहले जो था सतारा को, और कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध पे कब? 1856 में। अवध पे कब किया था? 1856। याद रखने वाला ये एकदम बिल्कुल से। कभी कभार आपको सजाने के लिए आ जाएगा एक लाइन से किसे पहले लगाया गया था, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप अभी सुन लिए ऐसे आराम से स्लो करके थोड़ा सा आप इसको लिख ले कॉपी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कई भी सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि सबसे पहले किस पे विलय नीति लगाया था, या फिर कुप्रशासन का आरोप किस पे लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुप्रशासन वाला और सबसे पहले वाला, तो इसलिए आप इसे नोट कर लें। और झांसी पे कब लगाया था? 1853 पे। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस क्लास को शेयर जरूर करें, और हम लोग जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं उसके लगभग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अभी वर्तमान में, ताकि हमारे आने वाले जो एग्जाम है, जो बिहार के जो एग्जाम होने वाला है, तो कौन कौन सा एग्जाम होने वाला आपको, यहाँ तक कि ये आपको सीटेट परीक्षा तक में भी, सीटेट हो या फिर टीचर के लिए बीपीएससी जो अभी कंडक्ट करा रही है, बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए, इसमें आपको काफ़ी सारा योगदान मिलेगा, क्योंकि हमारे कई सारे क्वेश्चंस भी देखे जा रहे हैं कि क्वेश्चंस वहाँ से मैच कर रहे हैं, इसलिए आप इस क्लास को अच्छे से करें। और अगर स्लो लग रहा है तो आप दोगुने स्पीड में इसे कर सकते हैं।
वही बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? अभी जस्ट हम बताए थे बघात का कब हुआ था, तो बघात का भी जस्ट 1850 में हुआ था। बघात रियासत का ब्रिटिश विलय में कब हुआ था? ऑप्शन 48, 50, 52, 53। 48 में किसका हुआ था? तो 48 में हम लोग देखते हैं सतारा का हुआ था। 48 में किसका? सतारा का, एस लिख दिया। 48 में याद रखिएगा सतारा का। 50 में हुआ था बघात का, 50 में बघात का विलय हुआ था। वही देखते हैं 1853 में झांसी का, देखते हैं 1853 में झांसी, 1853 में झांसी। और 52 भी देखते हैं, 52 में कौन है? उदयपुर, 52 में उदयपुर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1850 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। अवध का विलय कब हुआ था? 56 में। 53 में किसका हुआ था? झांसी का हुआ था। 54 में किसका हुआ था? नागपुर का। 54 में नागपुर, NAG, 54 बार नाग आया, 54 बार नाग आया। वही 55 में देखते हैं, 55 में किसका हुआ था? करौली का, करौली। 55 में किसका हुआ था? करौली। ये अभी प्रेजेंट में ये तीनों जो क्वेश्चंस आप देखे, 3-4 क्वेश्चंस, ये आपके लिए काफी ज्यादा योगदान है, ये बिहार SSC सब में आ सकता है। वही निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ऐसा कौन सा था जो विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? कौन था? वेलेजली, हेस्टिंग्स, डलहौजी, क्लाइव। इनमें से कौन था? इसका जो आंसर होगा डलहौजी होगा। वहीं ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लगाने के प्रांतों में से किसे हटा दिया गया था? ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लगाकर, ये देखिए कुशासन का बहाना, निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक को हटा दिया गया था? अभी जस्ट हम लोग पढ़े कुशासन को प्रशासन का किस पे लगाया गया था? अवध पे लगाया था। जबकि झांसी को कब बनाया गया था? 1853 में। अवध 1856 में। नागपुर को 1854 में। सतारा को 1848 में। ये बार बार इसलिए बोलना ताकि याद हो जाए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? अभी जस्ट हम बताए प्रथम शिकार को, ये कब हुआ था? 1853। तो 1853 में ये हुआ था, इसलिए ये नहीं होगा। ये कब हुआ था? 48 में। ये कब हुआ था? 48 में। करौली कब हुआ था? करौली 55 में हुआ था। सब यानी कि 1848, 1855। संबलपुर कब हुआ था? तो संबलपुर आपको 1849 में देखने को मिलता है। 1849 इस हिसाब से सबसे पहले कब हुआ था? सतारा। तभी जस्ट हम बताए थे ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है, सतारा। वही जेम्स एंड्रूज रेजमे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका भारत का वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रूज था। जेम्स एंड्रूज किसका नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डलहौजी का ये नाम था, लॉर्ड डलहौजी का ये जो उपनाम था। वही देखते हैं अंग्रेजों द्वारा संधि विजय संपन्न हुआ था। अंग्रेजों द्वारा संधि का विजय कब संपन्न हुआ था? एडनबरो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। इसका जो आंसर होगा लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो के समय, जब इसका देखते हैं 1842-44 के दौरान। कब? 1800 एलेनबरो के समय 1842-44 के दौरान। 1843 में संधि को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किसे? सिंध को। सॉरी, यहाँ क्या था? सिंध विजय था ना, माफ कीजिएगा, सिंध विजय कब संपन्न हुआ? 1843 में हुआ था। कब हुआ था? 1843 में पूरी तरीके से सिंध को मिला लिया गया था। यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख परिणाम था, यानी कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसी का ये क्या था? परिणाम था। वही सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? अभी जस्ट देखे 1843, 1843, 1845, 1849, 1854। कब किया था? 1843 में किया था, लॉर्ड एलेनबरो के समय में हुआ था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? ऐसा कौन सा शासक था जो सिक्किम का भारत में विलय किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। इसका जो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी सिक्किम का भारत में विलय करने वाला यह शासक था, लॉर्ड डलहौजी। उसके राजा को इसने क्या किया था? दोष लगाकर हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था? ये आप याद रखिएगा, सिक्किम का कि इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है किसी SSC एग्जाम से उठाया हुआ नहीं है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी PCS एग्जाम या फिर UPSC का हो, या बिहार PCS का, BPSC का हो, या उत्तर प्रदेश PCS का क्वेश्चन हो, ये सभी वहां से लिया गया क्वेश्चन है। इसीलिए ये क्वेश्चन सारा का सारा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के वर्तमान समय में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं
सभी का जो लेवल है कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन छोटा मोटा पूछा नहीं जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था और अब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम, बी ए डब्ल्यू एच स्लीमैन, सी ए बिशप आर हेबर और डी ए जनरल लॉ। इसका जो होगा आंसर जेम्स आउट्रम होगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा जेम्स आउट्रम। क्या होगा? जेम्स आउट्रम। ए नंबर कौन सा? 1854 के आसपास स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। कब? स्लीमैन के स्थान पर बनाया गया था। ये जो स्लीमैन देख रहे हैं इसी के स्थान पर जेम्स आउट्रम को बनाया गया था। कब? 1854 में बनाया गया था। वहीं 1856 में अधिग्रहण कर लिया था। आउट्रम की रिपोर्ट के कारण इसे 1856 में क्या कर लिया गया था? कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसे हड़प लिया गया था। वही 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोही हाथों से मारा गया था। इसी अवध विलय के कारण ही जो 1857-58 की क्रांति देखते हैं काफी ज्यादा विलय हो गया था, क्योंकि अवध में कई सारे किसान रहते थे और इन किसानों के जो बेटा थे उस समय ब्रिटिश में सैनिकों के काम करते थे। जब इन्होंने देखा कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसे हड़प लिया गया था जो कि सही नहीं था, जिसके कारण सेनाओं के जो खून जो था खौलने लगा। वहीं भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ये तो अभी जस्ट हम कुछ समय पहले ही आपको बताया किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। 1853 में बिछाया गया था। कब बिछाया गया था? 1853 में। कहां से कहां तक? बंबई से थाने तक बिछाया गया था। कि किसके शासनकाल में बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था। कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कर्जन कब आता है? 1905 के आसपास ये रहता है। 99 में आता है, 5 के आसपास रहता है। लिटन 1882-83 में आपको देखने को मिलेगा लिटन। वहीं भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा, श्रीरामपुर, बंबई से थाने हुआ था। कोई जरूरी नहीं इसमें सोचने का एक रत्ती भी। बाद में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की थी? 1853। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? हाँ, ये जरूरी है। कौन सा ऐसा कंपनी है जो भारत में पहली बार रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? याद रखिएगा, ये क्या पूछ रहा है? कंपनी। ईस्ट इंडिया रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, मद्रास रेलवे और अवध तिरुत। इसका जो आंसर होगा 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर किया था। कौन किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। भूल से भी ईस्ट इंडिया रेलवे नहीं मार दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ऐसा किया था। वही देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय में? कब हुआ था? जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर होगा डफरिन के समय में। इसका आंसर होगा कब होगा? डफरिन के समय में 1853 के आसपास ही ऐसा किया गया था। वहीं देखते हैं, सॉरी 1885 में जब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885 के आसपास। जब तृतीय कब? 1885 में, 1885 के बाद जब आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और 1 जनवरी 1866 को बर्मा और ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। 1 जनवरी को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। क्या? ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। सबसे अंतिम प्रमुख विस्तार यही हुआ था जो कि 1886 के आसपास किया गया था। बर्मा को मिला लिया गया था भारत में, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इसी समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जब बर्मा को मिलाया जा रहा था तो उस समय वायसराय कौन था वहां का? हमारे जो था लॉर्ड डफरिन वायसराय के तौर पे हम इसे देखते हैं। कब मिलाया गया था ये आप नोट कर ले। बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए और आप इसे नोट कर ले। 1856 में मिलाया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 52 नंबर जो आपको दिख रहा है, इसमें कहा गया है कि पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड और वारेन हेस्टिंग। इनमें से कौन थे? इसका जो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। एकदम सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ऐसा करने वाले थे। इन्होंने ही सार्वजनिक निर्माण कार्य कर एक सैनिक बोर्ड पर था, यानी कि डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। यानी कि पहले जो था सार्वजनिक एक सैनिक बोर्ड पर के छोड़ दिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉनिंग, सर हेनरी हार्डिंग और लॉर्ड लॉरेंस। किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शासन को क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग। इसका जो आंसर होगा, आंसर बी होगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। इसमें इनका जो साथ था, ईश्वरचंद विद्यासागर का काफी ज्यादा प्रयास रहा था। इन लोगों ने 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च और 1862 के समय के आसपास 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियमित किया गया और इसे अधिनियम 15 के तहत रखा गया। कब? 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को कौन कौन साथ दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी इनमें साथ दिया था। एक मिनट फ्रेंड्स, आप लोग होल्ड करिएगा थोड़ा देर, कुछ समय के लिए जो क्लास कट हो रही है, इसके लिए क्षमा करिएगा। हमें लैपटॉप चार्ज नहीं था इसलिए ऐसा कुछ हुआ। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या था। कैनिंग था। कैनिंग के समय में ही ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ में मिल करके ये अधिनियम पास किया गया था, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, जिसमें कि लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था इसे। और अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया था। विधवा विवाह को वैध माना गया था। कौन सा अधिनियम? 15 था। अधिनियम कौन था? 15 के तहत वैध माना गया कि यानी कि आप विधवा विवाह कर सकती है। वहीं 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। यानी कि जब 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने, यानी कि इस समय कंपनी का शासन पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया था। इसे पढ़कर सुनाने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम, लॉर्ड हरकोर्ट बटलर। लॉर्ड कैनिंग ने इसे पढ़ करके सुनाया था। यह जो एक महत्वपूर्ण परिणाम था जिसमें महारानी की उद्घोषणा था, और यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के दरबार में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का पहला वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था, और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड भी कैनिंग था। 1 नवंबर 1858 को हम लोग जल्दी से इसे देखते जाएंगे। क्लास ज़्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास इसमें हो सकता है टोटल। नहीं, 100 क्वेश्चन तो नहीं है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 71 क्वेश्चन। और इससे पहले हम लोग क्लास में हम देख चुके हैं 30 क्वेश्चन। उस 50 क्वेश्चन करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए, बहुत सारा काम आ गया था इसीलिए। इसमें से कौन था प्रथम वायसराय? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वहीं 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़कर सुनाया था, और सुनाया था लॉर्ड कैनिंग। कहाँ सुनाया था? अभी जस्ट यहाँ पे देखिए, इसी आंसर में मिल जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कहाँ पे पढ़कर सुनाया गया था? इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया गया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। यानी कि पहले जो था गोद लेने की प्रथा को खत्म कर दिया था। गोद लेने की प्रथा को खत्म कर दिया था। जब उसके बाद देखते हैं कि पुत्र के स्थान पर गोद लेने की प्रथा को पुनः स्थापित कर दिया गया। कब किया गया था? ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, बी है लॉर्ड कैनिंग ने, सी है 1860 में सनद के जारी किए जाने से, और डी है 1858 के सम्राज्ञी की घोषणा पत्र से। बस यही इसका आंसर होगा, डी 1858 के सम्राज्ञी की घोषणा पत्र से इन्होंने गोद लेने की अनुमति दे दी थी। वहीं आगे देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? 1858 को भारत का सम्राज्ञी, 1877 को। कब? 1858 नहीं, 1877 को भारत का सम्राज्ञी इसे नियुक्त किया गया। रॉयल टाइटल एक्ट के तहत इसे दिया गया था। एकदम बी नंबर इसका जो आंसर है एकदम सही आंसर होगा। 1877 में भारत का सम्राज्ञी इसे दिया गया। रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद 1876 में पारित किया गया था, और यह दिल्ली दरबार में भारत सम्राज्ञी घोषित किया गया था। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड VII को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया।
याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम को कब घोषित किया गया? 1911 में भारत का सम्राट। देखते हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलेनबरो, सर जॉन सॉल। इसका जो आंसर होगा लॉर्ड एलेनबरो, सी नंबर इसका आंसर होगा। इन्होंने 1843 में अधिनियम के एक्ट 5 के द्वारा, 1843 में अधिनियम के एक्ट कौन सा? 5 के द्वारा, एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा का क्या किया था? पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। और इसका कार्यकाल कब तक? एलेनबरो का कार्यकाल जो था 1842-44 तक इसका कार्यकाल था भारत में। वही बताइए निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ये ऑप्शन है। कौन सा सही सुमेलित है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराई निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा सिर्फ ए नंबर सही होगा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 के आसपास लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। जबकि चतुराई निष्क्रियता, हम लोग बोलते जाते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से हो सके इसे सुन ले। वहीं चतुराई निष्क्रियता कुशल प्रशासन की नीति जॉन लॉरेंस लाया था। यह वेलेजली नहीं ला करके कौन लाया था? जॉन लॉरेंस लाया था। वहीं सहायक संधि पर वेलेजली से सहायक से तथा व्यापक संधि, जो सहायक संधि है कौन? वेलेजली, और व्यापक संधि डलहौजी के सिद्धांत है। व्यापक संधि किसका सिद्धांत है? डलहौजी का सिद्धांत व्यापक संधि है। सहायक संधि किसका है? ये जो आप शायद डलहौजी का नहीं है, ये किसका है? लॉर्ड वेलेजली का। सहायक वेलेजली का है, वेलेजली, और डलहौजी का क्या? व्यापक सिद्धांत डलहौजी का है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जानते ही है, ह्यूम द्वारा 1885 में किया गया था। 85 में कांग्रेस की स्थापना किया था ह्यूम द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन है जो सही से मेल नहीं खा रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त एकदम सही है, अभी जस्ट हम लोग देखिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, लॉर्ड कैनिंग जो है गलत है। उच्चतम निष्क्रियता ये बिल्कुल गलत है। यानी कि इसका जो आंसर होगा, आंसर ये सब को छोड़ दीजिए, आंसर सही नहीं है, इसलिए आंसर सही नहीं है का कौन हो जाएगा? ये जो वाला जो आंसर होगा डी नंबर पूरा तरीके से आंसर सही है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन यही हमारा, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? 1858, 18, 61, 2। पेशवाई को 1818 में समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इसमें से कौन है जो अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी राजपूताना की देशी रियासतों के साथ? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर वेलेजली, जॉन जॉर्ज। इसमें जो आंसर होगा इसका बी नंबर चार्ल्स मेटकॉफ इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने राजपूताना में 1817-18 में अधीनस्थ संधि की वार्ता कर चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों पर पिंडारियों के प्रति राजपूतानों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह क्लास सही लगता है तो आप इसका लाइक जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया को अपने हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगता है, और कुछ क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दें। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? अभी जस्ट कुछ समय पहले इसका आंसर दिए थे, कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से कौन जुड़ा हुआ था? आपको बताए थे बेंटिक, कैनिंग, मेयो, लॉरेंस। कौन था? लॉर्ड लॉरेंस था जो इससे जुड़ा हुआ था। वहीं देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय
लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लीटन के, मेयो के, रिपन के। तो किसका होगा? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872 में पहली जनगणना कराई गई थी। वहीं 1881 में नियमित जनगणना कराई थी। पहला जनगणना कब कराया था? 1872 में। ये इसका आंसर 1872 हो जाएगा। लेकिन नियमित पूछा जाए तो 1881 में कराया गया था। उस समय कौन था ये वायसराय? आप इसका कमेंट में आंसर दे। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना करवाई थी? कौन? रिपन, डफरिन, लीटन, मेयो। लॉर्ड मेयो था। लेकिन अगर नियमित बोल देता, अगर यहाँ पहली बार है ना इसलिए इसका क्या होगा? मेयो। लेकिन नियमित होगा तो रिपन इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, रिपन। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? यानी कि एक अपराधी था जब वह भ्रमण पर थे, जब ये भ्रमण पे थे। कौन वायसराय? कौन सा वायसराय था जो भ्रमण पे थे और इसका हत्या कर दिया गया था? कर्जन, रिपन, मेयो, मिंटो। इसमें से कौन सा अधिकारी था? लॉर्ड मेयो था जिसकी हत्या कर दी गई थी। 1869 से 72 तक रहा था। और मेयो का गवर्नर जनरल की हत्या कर दी गई थी। कौन हत्या किया था? आप इसका आंसर गूगल से करके आप जरूर इसका आंसर क्या करें? गूगल करिए, गूगल से सर्च करिए कि कौन किया था हत्या। हत्या तो हुआ था लेकिन कौन किया था, नाम क्या था उसका हत्या करने वाला का, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो जिससे हमें भी काफ़ी सारी खुशी महसूस होगी कि हाँ आप लोग भी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई थी? कौन सा ऐसा वायसराय था जिसके हत्या कार्यकाल के समय में हो गया था? कर्जन, मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजर। इसका आंसर अभी जस्ट हम लोग देखें, सॉरी, लॉर्ड मेयो। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मेयो इसका बिल्कुल आंसर होगा। वहीं अफगानिस्तान के प्रति एक जेशमरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो अफगानिस्तान के बाद ऐसी नीति का पालन किया था? ऑप्शन है मिंटो, एल्गिन, मिंटो, एल्गिन, डफरिन, लीटन। इसका जो आंसर होगा डी, लीटन बिल्कुल सही होगा। 1876 के आसपास लीटन भारत में वायसराय बनकर आया था और कुशल आक्रमण्य की नीति भी क्या स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था। ये कुशल आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर कौन सा नीति अपनाया था? अग्रगामी नीति को अपनाया था। अग्रगामी नीति को इन्होंने अपनाया था। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कौन सा ऐसा शासक है जो कुशल आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति को अपनाया? तो इसका भी आंसर हो जाए लीटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऐसा कौन सा वायसराय था जो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन हो जाएगा इसका आंसर। बी नंबर इसका जो आंसर देख रहे हैं वही हो जाएगा। वही लास्ट क्वेश्चन लगभग हम लोग देख रहे हैं अब। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? यानी कि सबसे लंबे समय तक भारत का वायसराय कौन रहा था? लॉर्ड कर्जन, डफरिन, हार्डिंग, मेयो। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय सबसे लंबे समय तक रहा था। लॉर्ड कर्जन लंबे समय तक रहा था। कब? 1899 से 1905 तक, लगभग 7 वर्ष रहा। 1899 से 1905। वहीं लॉर्ड डफरिन देखते हैं 1884 से लेकर के 1888 तक, यानी कि 4 साल ये रहा वायसराय। वहीं लॉर्ड हार्डिंग देखते हैं 1910 से 1915, ये 6 वर्ष तक रहता है। और लॉर्ड मेयो देखते हैं 1869 से 1872 तक 3 वर्ष तक रहा था। 3 वर्ष तक रहा था। फ्रेंड्स, ये कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था 1805 में, आप लोग को पता होगा। इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया था 1904 के आसपास। इसलिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रखता है कर्जन हमारे देश में। यही कहा था कि मैं भारत में कांग्रेस के पतन के समय मैं भारत में उसे रहकर, भारत के अंदर रहकर मैं उसकी पतन को क्या करना चाहता हूँ? हर्षोल्लास से मनाना चाहता हूँ, अपनी आंखों से उसे देखना चाहता हूँ ध्वस्त होना। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये क्लास उम्मीद है कि अच्छा लगा हो और आप लोग चेतव्य क्लासेस में अपने प्रतिक्रिया को जरूर दें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने सारे हो सके इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब, जो भी नए हैं सब्सक्राइब करें चेतव्य क्लासेस। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज का वीडियो हो सके थोड़ा लंबा हो गया हो, आप दोगुने स्पीड में चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग बिल्कुल अगले क्लास में।